जय हिंद प्यारे साथियों एवं छात्रों। जैसा कि आप लोग पहले से जान रहे हैं कि ये जो सीरीज है ये रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने का सीरीज है। ठीक है, इसमें मैं आपको रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 4 है मैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर यानी 2018 के पेपर दिए गए हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने 20 क्वेश्चन देखे थे पूरा। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें 21वां क्वेश्चन है, 21 नंबर वाला क्वेश्चन, वो कह रहा है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिकी विकार है, जेनेटिक डिजीज है। तो देखिए, यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन पर टिक है। ये चारों ऑप्शन पर टिक इसलिए मैंने किया है क्योंकि मैं पहले से इसे सॉल्व कर दिया था। अब जब दोबारा आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ तो अगर वही ऑप्शन पहले से मैं आंसर किया रहूँगा तो आप कहेंगे कि अरे तो पहले से आंसर लगाया गया है, इसलिए मैंने सारे ऑप्शन को टिक कर दिया है। अब जो इसमें से सही आंसर होगा उसको मैं गोला कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए और क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन मिलना चाहिए, बस इसी से मतलब आपको रहना चाहिए। चलिए, तो देखिए इसमें से कौन सा एक है जो मतलब कि आनुवंशिकी विकार है। तो इसमें देखिए एनीमिया दिया है, कैंसर दिया है, थैलीसीमिया दिया है, रतौंधी दिया है। तो देखिए जो आपका थैलीसीमिया है वो आपका एक आनुवंशिकी विकार है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये रोग जाता है। ठीक है, रतौंधी पे कितने लोग डाउट हो जाएंगे, लेकिन रतौंधी नहीं है। हाँ, अगर वर्णांधता दिया रहता तो हो जाता। तो देखिए आनुवंशिकी विकार जो इसमें है वो कौन है, थैलीसीमिया है। तो ये आपका आंसर सी वाला हो जाएगा, थैलीसीमिया। मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे थैलीसीमिया सी। ठीक है, और अगर कुछ और आनुवंशिक विकार की बात करूं तो उसमें जो है कि आपका जितने सिंड्रोम होते हैं, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है, और उसके बाद आपका वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये सब भी क्या है, ये सब भी आपके आनुवंशिक विकार हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्न आकृति में से कौन भिन्न है, मतलब कौन अलग है उसका चयन करिए। तो देखिए इसमें डार्क पोर्शन है, इसमें भी डार्क पोर्शन है, इसमें भी डार्क पोर्शन है, लेकिन इसमें डार्क पोर्शन नहीं है। और इसमें पूरा जो फिगर है आधे आधे पार्ट में डिवाइड है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। इसमें भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, लेकिन इसमें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है, इसमें कई सारे पार्ट में डिवाइड है। तो सी वाला डिफरेंट हो जाएगा। और सी वाला किस में गया, तो सी वाला गया ए में। तो आपका जो ए आंसर है ये सही हो जाएगा। मैं इसको गोला, जो भी आंसर सही होगा मैं इसको गोला कर दूंगा। ठीक है, सर्कल कर दूंगा। इसमें सी था तो सी कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, ये आपका कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कथन पढ़ना पड़ता है और उस पर 2 निष्कर्ष दिए रहेंगे। तो ये बताना पड़ता है कि कौन सा ऐसा निष्कर्ष है या कौन कौन से ऐसे निष्कर्ष हैं जो इस कथन को फॉलो करते हैं। ठीक है, या उस कौन कौन से ऐसे निष्कर्ष है जो इस कथन का अनुसरण करते हैं या इसको फॉलो करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं। तो आउटलेट का मतलब कोई दुकान है, उसमें जो कपड़े रखे गए हैं उसमें अधिकांश कपड़े जो है पुराने फैशन के, ऐसा कहा जा रहा है। तो निष्कर्ष क्या होगा, दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन नहीं हैं। देखिए जब अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर उसमें से कुछ कपड़े उठाएंगे तो वो नए फैशन में तो होंगे नहीं, जब होंगे तो पुराने फैशन में होंगे, यानी अब के फैशन में नहीं होंगे वो। ठीक है, तो यानी आपका पहला जो है कि निष्कर्ष सही है। दुकान जल्द ही बंद होने वाली है, ये तो बेतुकी बात हो गई ना। अगर किसी दुकान के आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि दुकान अब बंद होने वाली है, उसमें हम नए कपड़े भी तो ला के रख सकते हैं। चलिए, तो केवल एक जो है आपका निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष वही आपका निकलेगा। और पहला किस में गया, ए में गया, तो ए वाला ही आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब अगला है कह रहा है कि 1/0 मैंने ये दिया आपका 1/0.04, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। 0.2 स्थान पर है, 100 से ऊपर नीचे गुणा करिए, 100/4 कट करिए 25, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 25 रहेगा। तो 25 मतलब सी वाला, ये सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के किस जिला में है, तो चमोली में है। तो ऑप्शन जो है कि सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब कह रहा है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:4 दिया है। क्वेश्चन देख लीजिए, 3:4 दिया है। यदि लंबाई 2 गुनी, चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई आधी कर दी जाती है तो कमरे की 4 दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लगाने जा रहे हैं। ये आपका एक रूम हो गया, तो रूम में आपका जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, जो ऊंचाई है, LBH, इसका रेशियो दिया है 3:3:4। ठीक है, जब आपको
परसेंटेज वैल्यू पूछे, परसेंटेज वैल्यू क्या होता है कि एक राशि का दूसरी राशि से तुलना किया जाता है। तो जब भी तुलनात्मक मान पूछे तो आप एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है। इसी को मान लीजिए कि लंबाई 3 है, चौड़ाई 3 है और ऊंचाई कितना है 4 है। ये स्टार्टिंग में है। तो नया वाला कितना हो जाएगा, बाद में क्या किया गया, यानी ये प्रारंभ में है, अब बाद में दिखना है। तो बाद में जो है कह रहा है कि जो उसकी लंबाई है उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया। तो 3 का 2 गुना 6 और चौड़ाई को 2 तिहाई कर दिया गया। 3 का 2 तिहाई कट कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 4 का 2 गुना, नहीं ऊंचाई को आधा किया गया ना, ऊंचाई को आधा किया गया तो 4 का आधा, 4 का जब आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखिए, अगर किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH हो तो जो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालेंगे, लंबाई का ऊंचाई में गुणा कर लेंगे, फिर चौड़ाई का ऊंचाई में गुणा कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ये आपका आ जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 3 चौका 12, इसका इसमें गुणा करिए पहले, लंबाई का ऊंचाई में 3 चौका 12 और 4 3 12, 12 12 24। तो स्टार्टिंग में चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा उसके लिए क्या करेंगे, इस 6 का उठा कर 2 में गुणा करेंगे, यानी लंबाई का ऊंचाई में फिर चौड़ाई का ऊंचाई में। तो 6 दूना 12, 2 दूना 4, तो 12 4 16, यानी बाद में जो है क्षेत्रफल 16 हो गया। तो पहले 24 था क्षेत्रफल, बाद में 16 हो गया। तो कितने कमी आया, तो कहेंगे 8 की कमी आया था। 8 की कमी किस पर आया, तो कहेंगे 24 पर। पहले स्टार्टिंग में 24 था, तो 8/24 मतलब 8 3 24, 1/3 और 1/3 मतलब 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो कहेंगे 33 सही 1/3। अर्थात क्षेत्रफल में इतने परसेंट की कमी होगी तो लागत में भी इतने परसेंट की कमी हो जाएगी, क्योंकि उसी दीवार को रंगना है, क्षेत्रफल को ही रंगते हैं हम लोग। तो इसलिए जो है कि इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है कि नाम में क्या रखा है, 27 वाला। मैं थोड़ा इसको और क्लियर करने के लिए ऐसे कर देता हूँ। कह रहा है कि नाम में क्या रखा है, यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो भी वह गुलाब का ही मतलब सुगंध देगा। समझ रहे हैं, नाम में क्या रखा है, यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो भी वह वही सुगंध देगा, वह सुगंध वही देगा, मतलब गुलाब का ही सुगंध देगा। तो ये किसने कहा था ये कथन, तो ये कथन जो कहा था आपका एडमंड मेलोन नहीं, कैथरीन नहीं, ये जो कथन है आपका विलियम शेक्सपियर का है, विलियम शेक्सपियर का। क्लियर है, ये आपका कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पे, हाँ विलियम शेक्सपियर का ये। ठीक। और विलियम शेक्सपियर की कुछ रचनाओं के बारे में बात करें तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, जैसा कि आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, और जूलियस सीजर, और सबसे प्रमुख उनकी एक रोमांटिक रचना थी वो रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, जैसा कि फिल्मों में नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए और कह रहा है अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से है कि यदि x चतुर्संयोजक और y द्विसंयोजक है, ठीक है, तो इन दो तत्वों द्वारा जो बना कंपाउंड होगा कैसा होगा। माने x एक तत्व है, y एक तत्व है, x वाला तत्व जो है कि वो चतुर्संयोजक है और y वाला द्विसंयोजक है। तो इन दोनों तत्वों को मिलाएंगे तो जो यौगिक बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, कैसा होगा वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से मैं बता रहा हूँ आपको, x संयोजक चतुर्संयोजक मतलब कि x की संयोजकता 4 है और y द्विसंयोजक है, और तो इसकी जो वैलेंसी है संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। तो जब इससे जो बना कंपाउंड होगा उसका सूत्र क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो इनकी संयोजकता यहाँ पे है, जो संयोजकता यहाँ पे दिया है इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो 2 से कट, दोनों 2 से कट जाएगा, 2 से कट करेंगे 2, यहाँ पे 1। अब क्या करना है कि जो x की संयोजकता 2 है उसको उठा के इसके नीचे लिख देंगे, यानी ऐसे एक्स वाई आप लिख दीजिए यहाँ पे। अब जो x की संयोजकता है 2 उसको y के नीचे लिख दीजिए यहाँ पे, और जो y की संयोजकता 1 है यहाँ पे कट करने के बाद जो रेशियो निकालने के बाद आया है इसको उठा के यहाँ पर लिख दीजिए। तो x1 y2, अब सूत्र में 1 नहीं लिखते हैं, अगर 1 रहता है तो 1 नहीं लिखते, तो x y2 हो जाएगा, यही जो है कि कंपाउंड बनेगा। ये क्लियर है, ये इसका आंसर होगा। चलिए रेशियो निकालते हैं, x का जो संयोजकता है उसको y के नीचे लिखते हैं और y की संयोजकता x के नीचे लिखते हैं, और इन दोनों को ऐसे x y2 लिख देंगे, ये इसका आंसर होगा। तो आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, कह रहा मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया, मतलब श्रेष्ठ जो अभिनय थे वो अभिनेता वो कौन थे बाफ्टा पुरस्कार 2018 के लिए, तो थे गैरी ओल्डमैन थे, इसको आप याद रखिएगा। अब आप एग्जाम देने जाएंगे 2020 में या 21 में, तो आपको जो है कि 2019 का पूरा बाफ्टा पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, ये सब आपको याद करके जाना पड़ेगा, ग्रैमी अवार्ड, क्योंकि ये सब पूछे जा सकते हैं कभी भी। अगला क्वेश्चन है 30 वाला,
सारांश दिया आपको, ठीक है, मतलब ये आप सारांश दिया है और इस पर 2 पूर्वानुमान दिया है। तो बताना है कि सारांश और पूर्वानुमान का मतलब क्या होगा कि ये जो बात कही गई है उसको क्या सोच के कहा गया होगा, यानी इसके पहले क्या अनुमान लगा करके इसको कहा गया होगा। तो कोई बात कहा गया तो वो क्यों कहा गया, उसके पीछे का रहस्य क्या रहा, वही कहलाता है उसका पूर्वानुमान। तो कह रहा है पीढ़ी X के वे लोग जिनका जन्म 1995 और 1991 के बीच हुआ है, कर्मचारियों के रूप में जब स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका मिलता है तो पीढ़ी X के लोग अधिक चुनौतीपूर्ण ढंग से कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं। यह पीढ़ी X को इतिहास की सबसे उद्यमी पीढ़ी बनाती है। अब देखिए, मैंने एक कर्मचारियों के ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे ऐसा कहा गया तो इसके पीछे का मतलब क्या रहस्य रहा होगा वो देखना है आपको। तो पीढ़ी X में स्वनिर्देशित श्रमिक होने की प्रवृत्ति है। अगर पीढ़ी X में स्वनिर्देशित श्रमिक होने की प्रवृत्ति होगी तभी तो ऐसा कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से बोला गया ना, कर्मचारियों के रूप में जब स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका मिलता है तो पीढ़ी X के लोग चुनौतीपूर्ण ढंग से कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं। तो ये आपका सही है, यही चीज़ सोच करके ये बोला है, ठीक है। अब पीढ़ी X में इतिहास बनाने की प्रवृत्ति है। देखिए यहाँ पे बोला है कि यह पीढ़ी X को इतिहास की सबसे उद्यमी पीढ़ी बनाती है। तो पीढ़ी X जो है कि इतिहास बनाने में प्रवृत्त होगी तभी तो ऐसा बोला गया है। तो यानी ये दोनों सोच करके ही ये आपका सारांश या कथन बोला गया है। तो दोनों जो है कि आपका सही होगा, तो दोनों निकलेगा निष्कर्ष आपका, पूर्वानुमान दोनों सही होगा। तो इसमें जो है कि दोनों सही होगा तो कौन सा होगा, डी वाला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अम्ल जो पूरी तरीके से, देखिए इसमें 2 कथन दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक अम्ल जो पूरी तरीके से आयनों में आयनित हो जाता है वह H आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 माने आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, और यह आपका H1O3 है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है। एक दूसरा कह रहा है कि अच्छा इसमें क्या बोला है कि एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है। जो अम्ल होते हैं आपको पता ही है कि जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो जैसे आपका HCl है, जब इसको आप जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड होगा H+ आयन और Cl- आयन में। तो इस अम्ल में H+ आयन जो है कि मिलता है। तो पहला कथन जो आपका है वो करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि जब एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है, तो अगर कोई भी अम्ल जल में आंशिक रूप से आयनित होता है तो H आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए दिया है आपका एसिटिक एसिड दिया है और फार्मिक एसिड दिया है इस तरीके से, और उसके बाद साइट्रिक अम्ल दिया है, ठीक है। तो ये भी सही है आपका है। जब आंशिक रूप से किसी भी अम्ल का जल में आयनन होता है तो H आयनों का जो मात्रा होता है वो कम होता है ना, उसका उत्पादन कम होता है। और अगर मतलब पूरी तरीके से जल में कोई अम्ल घुलता है तो उसमें H आयनों की मात्रा अधिक मिलती है। तो दोनों आपका सही है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए धावन सोडा का मतलब जो हम लोग ये वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं इसी को बोलते हैं धावन सोडा, ठीक है। जो हम लोग कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं पाउडर, उसी को बोलते हैं धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर। और जानते हैं आप लोग कि कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, बिना पानी के तो कपड़ा साफ होगा नहीं। तो पानी का मतलब H2O, और कितना बाल्टी पानी चाहिए तो कहेंगे 10 बाल्टी पानी। माने कपड़ा मजे का आपको धोना है तो आपको 10 बाल्टी पानी चाहिए, इसे याद रखिए। तो यानी सूत्र क्या हो जाएगा इसका, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 × 10H2O, ये होता है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा ए वाला। क्लियर है, उसमें पानी की मात्रा होगी, कपड़ा धोने के लिए पानी ज़्यादा है ना, तो कितना पानी चाहिए ऐसे याद रखिए, 10 बाल्टी पानी चाहिए। तो Na2CO3 × 10H2 जो है आपका, यही जो है सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम अगर पूछ ले तो सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर आपको खाने वाले सोडा का नाम पूछे, बेकिंग, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा, तो उसका जो फार्मूला होता है उसमें बस खाली सोडियम का एक ही परमाणु होता है। उसका फार्मूला होता है Na, और एक परमाणु यहाँ पर सोडियम बाई कार्बोनेट में 2 होता है, अरे सोडियम कार्बोनेट में 2 होता है। और जो खाने वाला सोडा है आपका, ये जो खाने वाला सोडा है इसमें एक ही सोडियम का परमाणु होता है, और यहाँ पे एक सोडियम परमाणु होता है और अगले सोडियम परमाणु की जगह पे हाइड्रोजन रहता है, और इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ये खाने वाले सोडे का फार्मूला है NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला जो क्वेश्चन है आपका कर रहा है कि इसका वर्गमूल, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि
0.005949। अब देखिए इसका वर्गमूल मान निकालना है आपको, कर्ण करके दिया है, इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब भी किसी भी डेसिमल वाले नंबर का, दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव के बाद से ही पेयर बनाना शुरू करते हैं, दशमलव के बाद से ही जोड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 1248.3579 अब इसका वर्गमूल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जब भी दशमलव के इधर अच्छा दशमलव के जो इधर लेफ्ट साइड में होता है, इधर राइट साइड इसको बोलते हैं ना, ये राइट साइड है आपका, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, और इधर वाला जो हो गया ये राइट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया और लेफ्ट साइड। तो इसको बोलते हैं पूर्णांकी भाग और इसको बोलते हैं दशमलव वाला भाग। ठीक है, तो जब भी आप ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालें जिसमें केवल पूर्णांकी भाग हो, केवल पूर्णांकी भाग हो, मतलब दशमलव नहीं दिख रहा हो, तो उसमें जो जोड़ा बनाते हैं वो पीछे से बनाते हैं, यहाँ से इधर से ऐसे पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा। मान लीजिए इधर 3 लिखा होता कि 31,248, तो 48 इधर पीछे से बनाते, 8 4 का बन जाता पहला जोड़ा, फिर 2 1 का पहला जोड़ा बनता, फिर 3 बच जाता, तो इसको रहने देते। लेकिन जब दशमलव वाली संख्या दिया रहे, यानी दशमलव के बाद वाला जो अंक रहता है, जब उसका जोड़ा बनाते हैं तो इधर ही से बनाते हैं, इधर ही से, दशमलव के तुरंत बाद से बनाते हैं। तो पहला जोड़ा 3 5 का मिला के पहला जोड़ा, फिर 7 9 को मिला के दूसरा जोड़ा, फिर ये बच गया तो इसको रहने देंगे। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। तो ये हो गया दशमलव के बाद 00 पहला जोड़ा हो गया, फिर 5 9 दूसरा जोड़ा हो गया, फिर 0 4 तीसरा जोड़ा हो गया, और 9 आपका बच जाएगा। तो 9 को रहने देंगे। अगर 9 को जोड़ा बनाना चाहेंगे तो आपको पता है कि दशमलव के बाद हम चाहे जितना 0 बढ़ा सकते हैं इधर, तो बढ़ा लेंगे और इसका भी जोड़ा बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे दशमलव है और 00 है तो यहाँ पे दशमलव लगाइए, और भाग विधि से जब निकालते हैं वर्गमूल तो यहाँ पे 00 है तो उसका 1 0 यहाँ पे बस खाली बढ़ेगा, केवल 1 0। तो ये इस जोड़े का काम हो गया। ठीक है, अब अगर अब इस जोड़े को देख के काम करेंगे तो वही कितनी बार ले आए, तो कहेंगे 7 बार लेंगे, तो 7 से 49, 0.7, उसके बाद जो है कि आपका बच जाएगा कितना 10, फिर अब 10 कम है, अगला बार ले आने के बाद, ले आने से पहले इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे 14 हो जाएगा, फिर ये 04 उतर जाएगा आपका पूरा, और इसके बाद लगभग 6 बार जाएगा इसका। ठीक है, जैसे जब सॉल्व कर लेंगे तो 0.76 के आसपास आएगा, यही इसका आंसर होगा, यानी पी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। यह रहा आपका अगला प्रश्न। अंग्रेजों ने सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया, यानी अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा किया था। तो अंग्रेजों ने सन किस सन में पंजाब पर, इस सन में किया था कि इस सन में, यानी 1798 में किया था कि 1700 जो कि 1660 में, 1860 में किया था कि 1790 में किया था कि 1849 में किया था। तो देखिए अंग्रेज़ों ने पंजाब पर जब कब्जा किया था, तो जो पंजाब पर जब युद्ध छिड़ा था अंग्रेज़ों का, तो वो 1848 से 1849 तक चला था। ठीक है, और 29 मार्च 1849 को उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, आपके ब्रिटिश सत्ता के उसमें जो जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने 29 मार्च 1849 को ये घोषणा की कि बंगाल जो है अब ब्रिटिश सत्ता के अधीन है। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने सन 1849 में पंजाब पर कब्जा किया। ठीक है, अगर ये पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, माने पंजाब जीतने का श्रेय, अंग्रेजों द्वारा पंजाब जीतने का श्रेय किसको जाता है, तो चार्ल्स नेपियर को जाता है। ठीक है, सिंध प्रांत को भी जीतने का श्रेय चार्ल्स नेपियर को ही जाता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34। 35 पे आते हैं। कह रहा है एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। 52 दिन बाद 400 लोग अपने घरों को लौट गए। शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो देखिए क्या करना है आपका, समझिए इसको। जैसे एक शिविर है, उस शिविर में कितने हैं 560 लोग। अब 560 लोगों के हिसाब से कितने दिन का भोजन है, तो कहेंगे 60 दिन का भोजन है। अब कितना दिन बीत गया, 58 दिन बीत गया। तो जब 58 दिन बीत गया तो कितना दिन बचा, तो कहेंगे आपका 52 दिन बीत गया। 52 दिन बीत गया तो आपका 8 दिन बचा। 60 दिन में से 52 दिन बीत गया तो 8 दिन बचा। तो 52 दिन में 560 लोग 52 दिन का खाना खा जाएंगे, भोजन खा जाएंगे, तो बचेगा कितना, तो कहेंगे 560 लोगों के हिसाब से अभी भी 8 दिन का भोजन बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से इस 560 लोगों में से 400 लोग निकल गए 52 दिन बाद,
इस 560 लोगों में से 400 लोग निकल गए तो कितना बचे 160। अब 160 लोग जो है जो बचे हुए हैं वो ये जो 560 लोगों का 8 दिन का भोजन बचा हुआ है उसको ये 160 लोग कितने दिन में ख़त्म करेंगे ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ से सीधा सा फार्मूला है कि M1D1 बराबर M2D2 लगा देना है, समझ रहे हैं। अब M1 की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में 560 लोग। अब 560 लोगों के हिसाब से भोजन बचा कितने दिन का था 8 दिन का, यानी 560 के हिसाब से 8 दिन का भोजन 160 लोग करना है। तो बाद में 160 लोग हैं और कितने दिन तक करेंगे वही निकालना है आपको D2। तो देखिए 0 0 खत्म हो गया, इसे काटेंगे इसको 8 दूना 16 और 2 से काटेंगे 56 को तो 28 बार में कटेगा, यानी D2 कितना मिलेगा आपको 28, यानी 28 दिन तक आपके चलेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी वाला। क्लियर है। कह रहा है कि यदि 2 वर्ष में 600 रुपये के बिल की कीमत 660 रुपया हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी। सुनिए कितने वर्ष में हो गया ऐसा, तो कहेंगे 2 वर्ष में 600 रुपया था और 2 वर्ष में ये 600 रुपया हो गया कितना 660 हो गया, यानी ये आपका मूलधन था और ये आपका मिश्र धन हो गया बढ़कर। तो मिश्र धन में क्या होता है ब्याज होता है। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा, कहेंगे 2 वर्ष में अगर 600 से 660 हुआ तो 60 रुपया ब्याज होगा इसमें, ठीक है। और 2 वर्ष का ब्याज 60 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 30 रुपया। और 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन और गुणे 100 कर देंगे तो आपका रेट मिल जाएगा। जब भी रेट निकालना हो तो 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100, तो यहाँ से जब काटेंगे तो 56 30 यानी 5% वार्षिक होगा, ठीक है 5% वार्षिक होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा कौन, इसका जो कि आंसर हो जाएगा 5%। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, 37 ये कह रहा है कि दी गई संख्या की माध्यिका ज्ञात करें। अब देखिए माध्यिका निकालने का तरीका यह है कि जो भी आंकड़ा दिया हुआ है आपको, जो भी डाटा दिया हुआ है पहले उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखिए। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं। तो देखिए आपका सबसे छोटा इसमें जो है इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे छोटा क्या है आपका 16, बढ़ते क्रम में लिखेंगे 16, 16 के बाद क्या है आपका 25, 25 के बाद यहाँ पे आपका 26, 26 के बाद आपका क्या, अच्छा 16 के बाद 19 था, 19 भी है, 16 19 25 26, अच्छा 25 सॉरी गलत हो गया, 16 के बाद 19, 19 के बाद बल्कि 23 है, देखिए यहाँ पे 16 19 23, 23 के बाद देखिए अब कौन है, तो कहेंगे 23 के बाद आपका है 25, 25 के बाद क्या है तो कहेंगे 26, 26 के बाद क्या है तो कहेंगे 26 के बाद है आपका 29, 29, 29 के बाद क्या है 30, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 और एक है लास्ट में 31, 8, कुल 8 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया है। तो 8 को क्या कर लेंगे आरोही क्रम में लिख लेंगे या फिर अवरोही क्रम में लिख लेंगे। बढ़ते क्रम में मैंने यहाँ पे लिख लिया, आरोही क्रम में। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये जब भी आंकड़ों की संख्या सम हो तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले तो चाहे आंकड़ों की संख्या सम हो चाहे विषम हो, माध्यिका निकालना हो मीडियन निकालना हो, तो पहले आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या फिर घटते क्रम में लिख दीजिए। तो अगर आंकड़ों की संख्या सम है, लिखने के बाद देखिए आंकड़ों की संख्या सम है तो बीच में जो 2 आंकड़े पड़ेंगे बीच में एकदम बीचों बीच में, देखिए 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया, 8 में 3 इधर 3 इधर, बीच में 2 लोग पड़ जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, ठीक है। तो जोड़ के आधा करेंगे तो आ जाएगा 51, 51 का आधा कितना हो जाएगा 25.5। यही जो होगा इसका मीडियन होगा, माध्यिका होगा, यही इसका आंसर होगा 25.5, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लीजिए आंकड़ों की संख्या विषम रहता, मान लीजिए इसमें 31 नहीं रहता तो 7 आंकड़ा होता, तो 7 आंकड़े होते तो फिर जो इसमें बीचों बीच में पड़ता वही आपका माध्यिका होता। तो 3 इधर जाता और 3 इधर जाता, अब बीच में चौथे स्थान पे 25 पड़ता, तो उस कंडीशन में 25 उत्तर होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है कह रहा है कि सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतर दक्षता प्राप्त होती है, माने सौर ऊर्जा संग्राहक में क्या लगाते हैं कि उससे अधिक मात्रा में शक्ति प्राप्त होती है, क्षमता प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपका क्या लगाते हैं उसमें लगाते हैं पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर लगाते हैं। जो पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर होता है कुछ इस प्रकार होता है, अवतला मतलब अवतल के आकार का होता है, ऐसे कॉन्केव होता है इस तरीके से। जब इसमें सूर्य की प्रकाश पड़ती है ऐसे आती है यहाँ गिरती है तो आपको पता है कि सारे के सारे एक ही बिंदु पर केंद्रित होंगे, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है सभी प्रकाश की किरणों को एक ही समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा ऊर्जा जो है यहाँ पे स्टोर होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए आईपीएससी, नीचे दिए गए आईपीएससी जानते हैं ना, आईपीएससी नेम IUPAC बोलते हैं, ठीक है। आईपीएससी नामों में से कौन सा एक अलग है उसका चयन करें। इसमें से कह रहा है कौन सा ऐसा एक है जो डिफरेंट है उसका चयन करिए। तो देखिए ये OH हर जगह दिख रहा है, इसका मतलब ये एल्कोहलिक ग्रुप है। एल्कोहलिक ग्रुप में जो उसका फार्मूला होता है क्या होता है, CnH2n+1 × OH होता है, याद रखिएगा। एक अल्कीन होता है आपका, जानते हैं अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। अब +1 एक होता है अल्काइन होता है, एक अल्काइन एक होता है आपका अल्केन, एक होता है आपका अल्कीन, एक होता है आपका अल्काइन। एल्काइन लिखिए चाहे अल्काइन लिखिए, बात एक ही है। इसको भी चाहे तो यहाँ पे और लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है। अल्कीन का जो फार्मूला होता है CnH2n होता है, और जो अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। CnH2n-2 समझ रहे हैं। तो ये आपका जो है कि फार्मूला है अल्केन अल्कीन अल्काइन का। और जो एल्कोहलिक ग्रुप का जो फार्मूला होता है CnH2n+1 × क्या होता है, OH होता है। अब देखिए इस, और एक कार्बन के लिए क्या होता है मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, मेथ कैसे पढ़ते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक, 10 तक का जो है कि याद रखना पड़ता है, इसी में पूरा काम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसी फार्मूले पर चेक करिए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सी के नीचे यानी 1 लिखा है। तो जब एन क्या है, यहाँ पे एन क्या है, परमाणुओं की संख्या है। एन क्या है इसमें, तो इसमें जो एन लिखा है परमाणुओं की संख्या है। जब एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो मेथनॉल पढ़ेंगे, इसको मेथनॉल या मेथिल अल्कोहल पढ़ेंगे, ठीक है। तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, C1H2 × OH। तो पहला मिल गया CH3OH, तो आपका सही है पहला। दूसरा एन की वैल्यू 2 रखिए, जब यहाँ पर 2 रखेंगे तब 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा C2, और 2 दूना 4 1 5 C2H5OH, ये आपका हो जाएगा एथिल अल्कोहल, ठीक है। आप नाम भी दिया सब कुछ इसी तरीके से। जब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 6 1 7 हो गया, यहाँ नहीं 4 दिया है ना, तो 4 रखेंगे यहाँ पे, एन की वैल्यू 4 दिया है, 4 रखेंगे, 4 दूना 8, यहाँ पर हो जाएगा 4 कम, यहाँ पर रखिए ना 4 रखेंगे। जब यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 1 9, यहाँ पर 9 होना चाहिए, ठीक है। इस फार्मूले पर रखेंगे तब तो 9 होना चाहिए, लेकिन 9 नहीं 8 दिया है, तो यही आपका डिफरेंट है सी वाला अभी तक। इसको रख के देखिए 3 रखेंगे यहाँ पे, एन की वैल्यू 3, जब 3 रखेंगे फार्मूला में तो 3 और 3 दूना 6 1 7, यानी C3H7OH। तो C3H7OH है और इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप, तो प्रोपेनॉल होगा यानी प्रोपाइल अल्कोहल होगा, सही है। तो यही आपका जो है कि डिफरेंट है, यहाँ पे 8 दिया है, यही आपका डिफरेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 ये है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति यक्ष के जल प्रतिबिंब के समान है। अब देखिए जल प्रतिबिंब होता क्या है, तो जल प्रतिबिंब क्या होता है कि ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर, लेकिन दाएं बाएं का चेंज नहीं होता है। जल प्रतिबिंब में ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर, लेकिन दाएं और बाएं का चेंज नहीं होता है। तो देखिए ये पूरा जाएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर, और इस वाले में देखिए डार्क वाला हो जाएगा ऊपर और खाली वाला हो जाएगा नीचे। तो देख लीजिए, हाँ तो इन दोनों ऑप्शनों में, तीनों ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, चलिए ठीक है। और ये वाला तो इधर ही रहेगा और ये वाला इधर रहेगा, तो ये वाला तो इस वाले में तो इधर आ गया, तो ये नहीं हो पाएगा। इसको देखिए, हाँ ये इधर ही है और ये इधर ही है, ठीक है हाँ। और इसमें ये जो हिस्सा है वो जब इधर नीचे आएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये सी वाला जो है कि आपका करेक्ट होगा। सी वाला किस में गया, तो सी वाला सी में ही गया, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। देखिए जो अलग अलग आपके खाद्य सामग्री हैं, काफ़ी हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इस तरीके से टी हो गया, चाय हो गया, इन सब का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पे, तो बेंगलुरु में है वो। लेकिन आपको पूछे टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कोलकाता में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो वह अब किस दिशा में है। तो देखिए आपको पता भी है, ये आपका हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। अब कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ इधर मुख करके खड़ा है और दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज
मतलब घड़ी के सुई की चलने की दिशा में घूमता है 270, तो 90 और प्लस 90 और प्लस 90, यानी यहाँ से 270 घूमेगा तो अब उसका मुख हो जाएगा इस दिशा में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से वामावर्त घूमता है, उल्टा। वामावर्त का मतलब घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में, ऐसे 90 घूमेगा तो यहाँ से ऐसे 90 घूम जाएगा, तो अब उसका मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ, तो उसका मुख जो है साउथ की तरफ होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 27 जीरो पॉइंट यहाँ पे दिया है, 0.27 बटे पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर 27, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं, तो 1 है और इससे डायरेक्ट कर जाएगा, 27 से कम 27 है, 0.01 मिल जाएगा। तब पी स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, 0.01। जब पी निकालेंगे वर्गमूल निकाल कर इसका वो स्क्वायर रूट लेकर के, तो आपको कितना मिल जाएगा, 0.1 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 27 से कम 27 कट गया, ये 0.2 स्थान पे 0.01 मिल जाएगा। और जब तेरे गुणा कर लेंगे तो पी स्क्वायर और इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 0.01। अब जब यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो 0.2 स्थान पे तो 1 स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, करेक्ट। अब देखिए यूएन पोस्टर, यूनाइटेड नेशन पोस्टर फॉर पीस कंस्टेंट प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। देखिए ये जो उस समय हुआ था, तो इसमें जो तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं वो प्राप्त किए थे अंजलि शेखर, ठीक है, ये आप याद रखिए। तो इस प्रकार जितने प्रतियोगिता इधर भी हुए हैं 2019 में, आप उसका याद रखिए कि किसको उसमें जो है कि कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा, तीसरा, पहला, इस तरीके से। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 45 की, इसका आपको क्या निकालना है, ये दे दिया है पहले ब्रैकेट में इतना, दूसरे ब्रैकेट में इतना और तीसरे ब्रैकेट में इतना दे दिया है। इसका निकालना है आपको मॉसअप, मतलब आपको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है सिर्फ उसी को लेते हैं, और पावर में जो सबसे कम पावर वाला होता है उसी को लेते हैं। तो इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन हर जगह, तो 2 का कम से कम पावर, मिनिमम पावर जो है वही लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 3 है, 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 3 है। तो तीनों में देखा जाए तो 2 के पावर सबसे कम यहाँ पर है, तो वही लिख लेंगे, 2 के पावर 2 यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद इन तीनों में देखा जाए 5 के पावर, तो 5 के पावर यहाँ पे 3 है, 5 के पावर 2 है, यहाँ 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो तीनों में 5 या न्यूनतम पावर कितना है, 1, 5 के पावर 1 लिख देंगे यहाँ पे। फिर 7 के पावर देखे तो यहाँ पे 3 है, 7 के पावर यहाँ पे 4 है, और इस वाले में 7 के पावर 2 है, 2 है। तो न्यूनतम कितना है 7 के पावर कॉमन, तो कहेंगे 2 है, 7 के पावर 2 सॉल्व कर दीजिए। 2 के पावर 2 मतलब 4, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। अब 20 गुणे 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 दूना 98 माने 980। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार आज की क्लास हम लोग यहीं पर रुकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक गलती आप लोग करते हैं कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं वीडियो और अच्छे से देने का प्रयास करूँगा और लगातार दूंगा। आप लोग सिर्फ देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। और अगर स्पीड और ज़्यादा चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मैं और स्पीड में कम टाइम में और ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ, तो मेरे पास वो भी तरीका है, मतलब मैं और स्पीड अपनी बढ़ा सकता हूँ। लेकिन यही है कि आप लोग जब कहेंगे तब, और अगर ठीक है तो कोई बात नहीं है, चलते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर रुकते हैं। जय हिंद आप सभी लोगों को, ठीक है।